नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में चर्चा की थी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, तो उसमें हमने पर्पस के आधार पर और डाटा के आधार पर रिसर्च को क्लासिफाई किया था। दैट इज बेसिक रिसर्च, बेसिक प्योर फंडामेंटल, उसके बाद अप्लाइड रिसर्च and then action research. Then after we have discussed about the type of research according to the data, that is called quantitative research and qualitative research. तो quantitative research, qualitative research में हमने ये बात बताई थी कि quantitative research वो रिसर्च होता है जिस रिसर्च में हम लोग डाटा कलेक्शन जो करते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में करते हैं, मतलब डाटा जो होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्वालिटेटिव रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसमें डाटा का जो नेचर होता है वो क्वालिटेटिव होता है, मतलब डिस्क्राइब फॉर्म में होता है, वर्ड्स के फॉर्म में होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में एक और महत्वपूर्ण अंतर जो है वो है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन पहले एज्यूम करते हैं कि इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में जो होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस या सॉल्यूशन का जो अजम्पशन होता है वो हम पहले नहीं करते हैं। एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च में हम एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को लेते हैं और जब उस एरिया में जब हम ये रिसर्च करते हैं या उस एरिया में जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तब धीरे धीरे जाकर हम प्रॉब्लम को धीरे धीरे और नैरो करके उसको डिफाइन करते हैं और उसके साथ साथ जब हम प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो क्या क्या प्रोस्पेक्टिव आ सकते हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशन आ सकते हैं, हम इन चीजों पर भी विचार करते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम कभी भी हाइपोथेसिस या जो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन हम पहले से एज्यूम नहीं करते हैं। हाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम रिसर्च क्वेश्चन रख सकते हैं कि इस क्वालिटेटिव रिसर्च का मेन जो प्रॉब्लम है या मेन जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों पर हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों पर हम इस विचार करेंगे या इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश हम इस पर्टिकुलर क्वालिटेटिव रिसर्च में करेंगे। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा नहीं होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम पहले से किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हाइपोथेसिस के फॉर्म में हम उसको क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में मेन अंतर ये होता है। इसीलिए क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो डिडक्टिव फॉर्म में होता है। डिडक्टिव मतलब उसमें जो अप्रोच होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच होता है वो डिडक्टिव होता है। क्यों डिडक्टिव होता है? क्योंकि पहले से ही हम एक जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो मान लेते हैं और उस सॉल्यूशन को लेकर वो सॉल्यूशन या वो हाइपोथेसिस हमको डायरेक्ट करता है कि हमको किस दिशा में अपने डाटा को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद हम डाटा एनालाइज करते हैं। डाटा एनालाइज के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से हम अपने हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन करते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो हमारे प्रीवियस जो सॉल्यूशन था, जो हमने एज्यूम किया था, उस सॉल्यूशन के अनुरूप आ रहा है। अगर वो आता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं आता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम पहले नहीं मानते हैं। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच होता है वो अप्रोच क्या होता है, वो इंडक्टिव अप्रोच होता है।
इंडक्टिव अप्रोच कहने का मतलब होता है कि हम समस्या के तह में जाकर समस्या का समाधान को खोजने की कोशिश करते हैं और फिर वहां से डिफरेंट पर्सपेक्टिव की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है उसको हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है वो इंडक्टिव अप्रोच पर बेस्ड होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये दो मुख्य अंतर होता है, ठीक है। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में ये एज्यूम किया जाता है कि द वर्ल्ड इज नॉट स्टेबल। व्हाट इट मीन्स कि जो समस्या का कॉन्टेक्स्ट है वो स्टेबल नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे समाज बदलेगा, जैसे जैसे समय बदलेगा, वैसे वैसे समस्या का स्वरूप भी बदलता है और समस्या का समाधान भी बदलता है। इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च का जनरलाइजेशन एरिया जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब ये है कि उसका जनरलाइजेशन एरिया बहुत नैरो होता है और उसी पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च का बात। आगे हम बात करते हैं कि रिसर्च जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के मेथड जो अडॉप्ट करते हैं उसके आधार पर रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सर्वे मेथड। इसमें है सर्वे मेथड है आपका, उसके बाद आपको कोरिलेशनल मेथड है, उसके बाद कॉजल कॉम्परेटिव मेथड है। चूंकि हमने पहले क्लासिफाइड किया था कि मेथड के आधार पर दो मुख्यतः जो होते हैं वो टाइप होते हैं रिसर्च के, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात हम बाद में करेंगे, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन ये दोनों में अंतर क्या होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मुख्य अंतर ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, खासकर सोशल साइंस में हम बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कंडीशन को कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। हम लेबोरेटरी कंडीशन या फिर आर्टिफिशियल कंडीशन को क्रिएट करने का कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जितना भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट हमारे रिजल्ट को इफेक्ट ना करे। तो इसके लिए वहां पर कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है। और साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण बात है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका प्रभाव आप दूसरे वेरिएबल पर देखना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब रिसर्चर अपने अनुसार इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अगर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हम वहां पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें एज इट इज कहने का मतलब है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन, जो प्रेजेंट कंडीशन है, वो प्रेजेंट कंडीशन में ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ता है, इस चीज को हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मेन अंतर जो हुआ वो हुआ मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल का और कंट्रोल का। मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग मैनिपुलेशन किसका कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कर सकते हैं और कंडीशन को हम यहां कंट्रोल करते हैं। लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट
नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखना चाहते हैं, तो एक एग्जाम्पल है कि हम जानना चाहते हैं कि स्कूल इन्वायरमेंट जो है, स्कूल इन्वायरमेंट का प्रभाव बच्चों के अचीवमेंट पर कैसा पड़ता है। अगर डिफरेंट टाइप का स्कूल इन्वायरमेंट हुआ, स्कूल इन्वायरमेंट को अगर हम डिफरेंट इसको क्लासिफाई अगर करना चाहें तो सिंपली आप दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, दोनों स्कूलों में इन्वायरमेंट जो होता है अलग अलग होता है। दो स्कूल क्या, हर एक स्कूल में इन्वायरमेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम ब्रॉडली इसका क्लासिफिकेशन करें तो मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल का जो इन्वायरमेंट है और गवर्नमेंट स्कूल का इन्वायरमेंट है, वो दोनों इन्वायरमेंट का बच्चों के अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया स्कूल इन्वायरमेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया अचीवमेंट। तो यहाँ पर स्कूल इन्वायरमेंट को रिसर्चर जो है वो अपने अनुसार मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। एज इट इज, जैसा वहां पर स्कूल में इन्वायरमेंट मिलेगा उसी इन्वायरमेंट को आपको स्टडी करना होगा और उसी इन्वायरमेंट के प्रभाव को आपको देखना होगा। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर अप्रोच, मान लीजिए हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच लेते हैं या फिर एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच लेते हैं या फिर प्रोजेक्ट मेथड लेते हैं, तो इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड्स ऑन अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब हम देखना चाहते हैं कि अगर हम बच्चों को एक पर्टिकुलर मेथड से पढ़ाते हैं तो बच्चों के अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका मेथड। मेथड चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हो, चाहे वो प्रोजेक्ट मेथड हो, जो भी मेथड आप लें, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड हो गया और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका अचीवमेंट। तो ये जो मेथड है, मेथड को रिसर्चर खुद क्या करेगा, वो पढ़ाएगा उस पर्टिकुलर मेथड से, तो उस मेथड का प्रभाव बच्चों के ऊपर वो क्या करेगा, बच्चों के ऊपर देखेगा। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का मतलब ये हुआ कि इस मेथड का टोटल कंट्रोल जो है वो रिसर्चर के पास है। अब यहां पर एक और बात आती है कि क्या अगर एक ही रिसर्चर रहे, दूसरा रिसर्चर रहे, तो क्या इम्पैक्ट सेम होगा, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो मैनिपुलेट होता है। कहने का मतलब अगर रिसर्चर चेंज होता है, क्यों, क्योंकि हर एक रिसर्चर का एक अपना कॉम्पिटेंसी होता है, ठीक है। तो उस कॉम्पिटेंसी के आधार पर वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर मेथड का इफेक्टिवनेस को चेक करता है। और यहां पर कंडीशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लेबोरेटरी कंडीशन में ये पर्टिकुलर सोशल साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस मेथड के अलावा और कोई भी वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंपैक्ट ना डाले। अब यहां पर और कोई भी वेरिएबल उस पर इफेक्ट ना डाले, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जिन बच्चों के ग्रुप को हम लेते हैं उनका इंटेलिजेंस को अगर हम इक्वल नहीं करते हैं, वहां पर मैक्सिमम बच्चे जो हैं अगर वो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस मेथड का प्रभाव जो है अचीवमेंट पर अच्छा ही आएगा। तो क्या ये प्रभाव हम ये कह सकते हैं कि वो मेथड के द्वारा जो रिसर्चर पढ़ाया है उससे आया है, या फिर बच्चों का आईक्यू लेवल जो है वो ऑलरेडी पहले से बेहतर था उसके कारण आया है। तो यहां पर आईक्यू को क्या करना होगा, आपको कंट्रोल करना होगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च
के बारे में चर्चा करेंगे, तब हम वहां पर वेरिएबल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मेरा मेन पर्पस ये था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या अंतर होता है, इसके बारे में चर्चा करना। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात बाद में करेंगे, अब नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम लोग बात करते हैं। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर बात करने से पहले एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है भाई? तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जो बदलता रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है ना, तो अभी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे वो कॉन्टेक्स्ट हमारा दो वेरिएबल होगा, डेट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो साधारण अर्थों में अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस वेरिएबल का प्रभाव जिस पर पड़ता है, तो जिसका प्रभाव पड़ेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और जिस पर पड़ेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये साधारण भाषा में हम आपको ये बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या अंतर है। वैसे वेरिएबल पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इस क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको होना जरूरी है, डेट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ जिस वेरिएबल का प्रभाव पड़ता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब हुआ जिस पर पड़ता है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब बात आती है, सबसे पहले नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग सर्वे मेथड को लेते हैं। ठीक है, तो सर्वे मेथड जनरली बहुत लोग, सर्वे मेथड जो होता है उसका पर्पस क्या होता है, तो हर एक मेथड का कम से कम ये जानना जरूरी है आपको कि जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं, हर एक मेथड का पर्पस क्या होता है, ताकि आप प्रॉब्लम के नेचर को समझकर उसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा आप इसके बारे में डिसाइड कर सके। तो पहला हुआ सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड का मेन पर्पस होता है कि जिस वेरिएबल के बारे में हम जानना चाहते हैं या फिर जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उस प्रॉब्लम एक्चुअली इसमें किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जनरली ये सॉल्व करने के लिए नहीं होता है, जनरली ये एक्सप्लोर करने के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल का प्रेजेंट स्टेटस कैसा है, वेरिएबल का प्रेजेंट स्टेटस कैसा है, वो अपने रूप में ही, मतलब उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उस वेरिएबल का स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस कैसा है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग सर्वे रिसर्च करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको मालूम है कि सर्वे, जब भी हम सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे किस चीज का करेंगे, सर्वे जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान घटना घटी हुई है या वर्तमान जो समस्या है, उस समस्या को एक्सप्लोर करने के लिए हम सर्वे करते हैं। तो सर्वे जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। पहला सर्वे जो होता है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सर्वे कहते हैं, और दूसरा जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे और क्रॉस सेक्शनल सर्वे। लॉन्गिट्यूडनल सर्वे का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल सर्वे, लॉन्गिट्यूडनल कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी वेरिएबल का स्टेटस जो है वो एक कंटिन्यूअस टाइम फ्रेम में जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों का इनरोलमेंट जो है 3 कंसेक्यूटिव ईयर में बच्चों का इनरोलमेंट, ड्रॉप आउट और रिटेंशन रेट को आप जानना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर 3, 4 या 5, तो 5 कंसेक्यूटिव ईयर में आप जानना चाहते हैं। तो आप अभी देखेंगे फिर 2020 में, 2021, 2022 में ये कंसेक्यूटिव जो उनका जो ट्रेंड है, उनका जो स्टेटस है, उसको हम जानने के लिए जो रिसर्च करेंगे उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, उसके बाद
मतलब ये होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये पार्टिकुलर सर्वे होता है। और दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया आपको ये, दूसरा हो गया आपको क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे का मतलब हुआ कि जहां पर एक साथ डिफरेंट सेक्शन के स्टेटस को अगर हमको जानना होता है, जैसे एक ही, जैसे कहने का मतलब है कि एक पार्टिकुलर समय में अगर हम डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट स्टाटा के प्रेजेंट स्टेटस को जानना चाहते हैं, तब यहां पर हम लोग इसको क्रॉस सेक्शनल सर्वे के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सर्वे और क्रॉस सेक्शनल सर्वे में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि लॉन्गिट्यूडनल सर्वे जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, और क्रॉस सेक्शनल सर्वे जो होता है वो डिफरेंट स्टाटा या डिफरेंट सेक्शन के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये हो गया सर्वे रिसर्च। वैसे हम सिर्फ क्लासिफिकेशन ये आपको बता रहे हैं, बाद में हम लोग जैसे सर्वे रिसर्च का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, सर्वे रिसर्च कैसे कंडक्ट किया जाता है, सर्वे रिसर्च में हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, और हर एक टाइप का जो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, कॉजल कॉम्परेटिव कोरिलेशन रिसर्च, हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ क्लासिफिकेशन और उसका जो मेन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको कॉजल कॉम्परेटिव रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कॉजल कॉम्परेटिव रिसर्च और कोरिलेशन रिसर्च के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर मेरा जो मेल आईडी है आप मेरे मेल आईडी पर भी अपने क्वेरीज को मेल कर सकते हैं। वो मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपकी जितनी भी क्वेरी हैं या फिर अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।